चैप्टर नंबर 12 थर्मोडायनेमिक्स। न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं इसके एक्सरसाइज के। इलस्ट्रेशंस है ही नहीं, ओनली एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हैं इसमें। फर्स्ट न्यूमेरिकल, अ गीजर हीट्स वाटर फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 3 लीटर पर मिनट। तो यहाँ हमने वॉल्यूम को यहाँ पे निकाल लिया। सो द वॉल्यूम इज 3 लीटर। अब 3 लीटर डायरेक्टली यू कैन राइट इट एज 3 किलोग्राम, या फिर आप लिख सकते हो इसको 3000 ग्राम। रीज़न मालूम ही है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। हम डेंसिटी क्या कर रहे थे 10⁻³ मास एज इट इज़। वॉल्यूम कितना, तो यहाँ पे वॉल्यूम है 3 लीटर। लीटर को मीटर क्यूब में ट्रांसफर करोगे तो कितना -3। इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट मास इन किलोग्राम, मीन्स 3 किलोग्राम। इतना अमाउंट ऑफ वाटर 1 मिनट में पास हो रहा है। यहाँ पे टाइम इंटरवल गिवन है, इट इज़ 1 मिनट। 27 डिग्री सेंटीग्रेड से एंटर करो, 77 बन के बाहर आ रहा है। अगर आपने गीज़र देखा है तो एक पाइप उसकी इनटेक की होगी अंदर की तरफ जाने के लिए। सपोज ये गीज़र है और यहाँ से इस कॉइल में से होता हुआ जब ये बाहर आएगा तब, तो एंटरिंग टाइम पे उसका टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री। जब बाहर आएगा तो कितना 77 डिग्री सेंटीग्रेड बन के बाहर आएगा। तो उसके टेम्परेचर में कितना इंक्रीमेंट हुआ हम वो लिख लेते हैं। सो हियर टाइम भी है अपने पास, टाइम 60 सेकेंड है, हम डायरेक्ट कर सकते हैं टाइम का यूज़ बिना किए हुए। तो इनिशियल टेम्परेचर कितना है, दैट इनिशियल टेम्परेचर इज़ 27 डिग्री सेंटीग्रेड और फाइनल कितना बना, इट इज़ 77। सो आई कैन राइट चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी एंड दैट विल बी 77 माइनस 27 means it is 50 degree centigrade. Now the geyser operates on a gas burner, मतलब गैस बर्नर का यूज़ कर रहा है यहाँ पर उसकी कॉइल को हीट करने के लिए। What is the rate of consumption of the fuel? जो इस गैस का यूज़ कर रहा है कितना गैस कंज्यूम होगा। कंबशन कितना देख के रखा हुआ है, हीट कंबशन मतलब अगर 1 ग्राम फ्यूल बर्न होता है तो इतनी एनर्जी बाहर निकालेगा, कितना 4 × 10⁴ जूल पर ग्राम। ये गैस की एनर्जी हुई और ये कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है। मीन्स यहाँ पे हमको नीड है किसका, स्पेसिफिक हीट लेना पड़ेगा। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर में लिख लूँ, इट इज़ अप्रॉक्स 4.2 जूल पर ग्राम। हम इसको भी ग्राम में रख रहे हैं। और यहाँ पर जो फ्यूल के लिए है दैट वैल्यू इज़ 4.0 10⁴ जूल पर ग्राम। इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये रेट है एक्चुअली, हमको रेट लिखना चाहिए यहाँ पर। दिस इज़ रेट, हीट एनर्जी तो सिर्फ जूल में आएगी, राइट। तो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। मतलब 1 ग्राम ऑफ अगर मैं बर्न करता हूँ गैस को तो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करेगा। अब पहले ये पता लगा लेते हैं कि 60 सेकेंड के अंदर वाटर ने कितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है। तो यहाँ पर रेट की बात हो रही 1 मिनट में, तो टाइम को न रखना पड़े से डायरेक्टली हम रेट से ही स्टार्ट करते हैं, लाइक दिस। रेट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय वाटर। फॉर्मूला तो सिंपल वही, Q इज इक्वल्स टू mc डेल्टा टी, वाटर के लिए I can W। यहाँ पे 3 × 10⁻³ ग्राम था, ये देख लो आप। 3000 ग्राम मीन्स 3 × 10⁻³ सबको CGS में रख रहे हैं। ये कितना वैल्यू हो गया, सो दिस इज़ 4.2 जूल पर ग्राम। चेंज इन टेम्परेचर कितना 50 है, मल्टीप्लाई करोगे यू विल हैव 6.3 10⁵ जूल। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे पर मिनट या फिर 1 मिनट। यहाँ पे क्यू रेट है इसलिए इस क्यू को ऐसे लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर क्या हो गया, फ्यूल जो कंज्यूम हो रहा है उसका भी रेट निकाल लेते हैं। रेट ऑफ द फ्यूल कंज्यूम्ड। तो अब अगर रेट ऑफ फ्यूल कंज्यूम निकालना तो कैसे निकालोगे कि जो रेट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय वाटर है उसमें डिवाइड किसको कर दूंगा मैं, इसके कंजप्शन का, इस वैल्यू को। तो अगर इस वैल्यू को डिवाइड करता हूँ तो 6.3 10⁵ जूल पर मिनट है ये, डिवाइडेड बाय दिस इज़ 4 × 10⁻⁴
दिस इज जूल पर ग्राम। तो मीन्स वैल्यू कितनी मिल जाएगी डिवाइड करने पे, यू विल गेट अप्रॉक्स इट इज़ 15.75 ग्राम पर मिनट, यानी 1 मिनट में इतना ग्राम ऑफ फ्यूल यूज़ हो गया, 15.75 ग्राम। सो दिस इज़ द कंज्यूम्ड फ्यूल to increase the temperature of water by 50 degree centigrade and the amount of water is this। आप टाइम को रख के टी से मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन चलेगा इस शॉर्टकट में आप इसको लिख सकते हो इस तरह से। ओके, कम टू द सेकेंड नंबर। what amount of heat must be supplied to this kilogram of nitrogen at room temperature to raise its temperature by 45 डिग्री सेंटीग्रेड। चलो गिवन डेटा में क्या दिया है, मास गिवन है, सो मास ऑफ नाइट्रोजन 2 इंटू 10⁻⁻² किलोग्राम है। टेम्परेचर रेज बाय बोल के रखा हुआ है, सो इट इज़ 45 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पे P कांस्टेंट है। मॉलिक्यूलर मास गिवन है, द मॉलिक्यूलर मास इट इज़ कैपिटल M ले लूँ, इट इज़ 28। तो क्या होता है, इट इज़ 28 कैसे लिख सकते हैं, ग्राम पर मोल। तो इसको भी ग्राम पर मोल में करूँ तो क्या होगा, 2 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻³ कर सकता हूँ मैं, तो ये भी ग्राम हो जाएगा, मीन्स आई कैन राइट इट एज 20 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास गिवन। नाउ R की वैल्यू गैस कांस्टेंट इट इज़ 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हमको निकालनी है, सो लेट्स स्टार्ट। एज हीट सप्लाइड टू गैस, सिंपल फॉर्मूला Q इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे म्यू आ जाएगा, म्यू या N जो भी रखो, मोल नंबर, Cp कांस्टेंट प्रेशर बोला है, N डेल्टा T सेम एज MC डेल्टा T की तरह ही है। मोल नंबर क्या होता है, तो मास ऑफ नाइट्रोजन गैस डिवाइड बाय इट्स मोलर मास। Cp, अब गैस कौन सी, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन होती कैसी है, नाइट्रोजन डायएटॉमिक है, तो डायएटॉमिक के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इट इज़ 7/2R, दिस इज डेल्टा T। चलो वैल्यूज पुटअप कर दे सबके, स्मॉल m that is 20, this capital M it is 28, 7/2, this R is 8.3 and delta T change in temperature it is 45। कैलकुलेट करते हैं इसको, so you will have 933.75 जूल। कैल्सी यूज़ करके सॉल्व जरूर करना। सो दिस इज़ द आंसर। यहाँ पे गैस अगर चेंज होगा, डायटोमिक है, मोनोटोमिक है, तो उसके बेस पे फॉर्मूले चेंज होंगे, सो थियरीज की जरूर देखना एक बार। नेक्स्ट वन 12.3 एक्सप्लेन वाई, हमको रीजंस बताने यहाँ पर। सी टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर्स T1 and T2 is brought in thermal contact do not necessarily settle to the mean temperature T1 plus T2/2। ये नेसेसरी नहीं है कि दोनों अपना बैलेंस टेम्परेचर इतना कर दें। जैसे सपोज़ एक का टेम्परेचर 100 है, दूसरे का 200 है, तो दोनों जब बैलेंस होंगे, दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे, तो दोनों का टेम्परेचर कितना हो जाए, 150 हो जाए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। रीज़न क्या है यहाँ पर दोनों डिफरेंट मटेरियल है, तो यहाँ पे हम रीज़न इस तरह से लिख सकते हैं, may have different mass and जो डिफरेंट मटेरियल होगा, अगर डिफरेंट मटेरियल, मास एंड मटेरियल दोनों अलग अलग हो सकते हैं। और अगर ऐसा है तो इनका डिफरेंट थर्मल कैपेसिटी होगी। आपको फॉर्मूला याद ही होगा, Q इज इक्वल्स टू MC डेल्टा T। तो पर्टिकुलर टेम्परेचर चेंज करने के लिए हर एक बॉडी का मास और C दोनों यहाँ पे अपना रोल प्ले करता है। सपोज दोनों बॉडी का मास भी सेम है और दोनों बॉडी मटेरियल भी सेम है, दोनों आयरन के 1 kg के हैं।
अब अगर दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट हुआ तो उनका बैलेंस टेम्परेचर क्या होगा, एवरेज होगा। पर मास डिफरेंट है, मटेरियल डिफरेंट है, तो ये कंडीशन आएगी नहीं, क्योंकि दोनों का रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, रेट ऑफ एमिशन एनर्जी अलग अलग होगा, तो टेम्परेचर डीके होने का भी रेट अलग अलग होगा, तो ये बैलेंस नहीं आएगा। नेक्स्ट बी, द कूलेंट इन अ केमिकल or nuclear plant, that means the liquid used to prevent the different parts of a plant from getting too hot, should have high specific heat। देखो कूलेंट का मतलब ये होता है ठंडा रखने के लिए काम में लेता है, जैसे आपकी बाइक में भी ऑयल यूज़ होता है तो उसको ठंडा रखता है, वो टेम्परेचर हाइक नहीं होने देता, वो सारी हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन खुद के टेम्परेचर को नहीं बढ़ने देता। क्यों? उसका स्पेसिफिक हीट वैल्यू ज़्यादा होती। कैसे समझते हैं, देखो यहाँ बताऊँ। अगर हम कूलेंट की बात करते हैं तो फॉर्मूला पे देख लो, Q इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी, मीन्स आई कैन राइट डेल्टा टी इज इक्वल्स टू Q बाय एम सी। दैट मीन्स अगर C की वैल्यू बहुत हायर है तो चेंज इन टेम्परेचर कम होगा। तो कूलेंट का मतलब क्या हो, जो कूल रहे, ठंडा रहे, खुद भी ठंडा रहे, मतलब खुद का भी टेम्परेचर ज़्यादा ना बढ़ाए, तो उसकी स्पेसिफिक हीट वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। ज़्यादा होगी तो टेम्परेचर उसका चेंज बहुत माइनर होगा, मतलब वो इंजन के टेम्परेचर को 1000 से नीचे ले आएगा, लेकिन खुद के टेम्परेचर को 1000 तक नहीं पहुंचने देगा। एग्जाम्पल है, 1000 तो बहुत ज़्यादा होता है, सपोज हम 300, 400, 500 की बात करते हैं, तो यहाँ पे कूलेंट का हम कंडीशन लिख सकते हैं कैसे भाई, कूलेंट इज़ यूज टू coolant is used to absorb maximum heat but gives low increment in itself temperature, बहुत कम रेज देगा टेम्परेचर का। नाउ सी, एयर प्रेशर इन अ कार टायर इंक्रीज ड्यूरिंग ड्राइविंग। बहुत सिंपल है, जब वो रन करेगा तो फ्रिक्शन डेवलप होगा। तो कैसे फ्रिक्शन? ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड, टेम्परेचर इंक्रीजेज एंड गैस एक्सपांड्स। अब अगर एक्सपांड होगी गैस तो क्या प्रेशर इंक्रीज कर देगी, तो यहाँ पर रीज़न हो गया। इसीलिए जब गर्मी के टाइम पे हम कार रन करते हैं, ज़्यादा दूर हाईवे आना है, तो हम प्रेशर कम कर देंगे। सपोज़ 35 पॉइंट हम रखते हैं तो हम जनरली 30 करके निकलते हैं वहाँ पर, क्योंकि 5 पॉइंट तो ऑटोमेटिकली रन करने से हाइक हो ही जाएगा, बढ़ ही जाएगा। गर्मी में टायर ट्यूब ब्लास्ट भी इसीलिए होते हैं। रीज़न इज़ दिस। नाउ द लास्ट वन, द क्लाइमेट ऑफ हार्बर टाउन is more temperate than that of a town in a desert at the same latitude। देखो यहाँ पर मतलब अगर हम समुद्र के किनारे जाते हैं, वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन होने पर ही चेंज दिखाएगा, अदरवाइज नहीं दिखाता। पर डेजर्ट में ऐसा नहीं होता, गर्मी डे टाइम में फुल बहुत गर्मी होगी, रात को तुरंत टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। रीज़न क्या है? तो रीज़न है वहाँ पर मेन किसका? एयर का, ह्यूमिडिटी का। अब अगर हम बात करते हैं कौन से? ह्यूमिडिटी की, तो यहाँ पे कंडीशन देख लो। ह्यूमिडिटी ऑफ अ हार्बर टाउन हमेशा ज़्यादा होगा, किससे? ह्यूमिडिटी ऑफ डेजर्ट टाउन। ह्यूमिडिटी होने का मतलब उसमें वाटर है, वाटर स्टीम है, ठीक है, वेपर है। अब वो क्या करेगा? अब वाटर यहाँ पे अपना रोल प्ले करता है। कैसे? कि वाटर का स्पेसिफिक हीट क्या है? हाई है। सो एज द specific heat of the water is high, gives very small change in temperature,
मीन्स ये टेम्परेट कब होगा, जब ज़्यादा बड़ा चेंजेस आएगा, ज़्यादा चेंज होगा टेम्परेचर का तभी ये वेरिएशन देगा, अदरवाइज कोई चेंज देने वाला नहीं है। नेक्स्ट नंबर 4th, अ सिलेंडर विद अ मूवेबल पिस्टन कंटेन्स 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अमाउंट दिया है, मोल नंबर हो गया 3। हाइड्रोजन एट स्टैंडर्ड temperature and pressure. The wall of the cylinder are made of a heat insulator and the piston is insulated by having a pile of stand. मतलब एक स्टैंड पे रखा हुआ है और वहाँ पे हमने सैंड लगा दिया, मतलब हीट एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा, मतलब प्रोसेस कैसी होगी, एडियाबैटिक हो गई। By what factor does the pressure of the gas increase if the gas is compressed to half of its original volume? मतलब यहाँ पे क्या है, जो वॉल्यूम है V2 दैट इज V1/2, गैस कैसी है यहाँ पे, डायएटॉमिक है। तो इसके लिए गामा वैल्यू 1.4 लिख देंगे, क्यों, एडियाबैटिक प्रोसेस है हमने, क्योंकि एडियाबैटिक क्यों मालूम पड़ा, यहाँ पे हीट एक्सचेंज नहीं होगा, हीट इंसुलेटर है, वहाँ पे हमने पाइलिंग भी करके रखी हुई सैंड की, कहीं से भी हीट एनर्जी रिलीज नहीं होगी, एक्सचेंज नहीं होगी। सो लेट्स स्टार्ट। दिस प्रोसेस इज एडियाबैटिक। तो एडियाबैटिक के लिए P1 V1 रेज टू गामा इज इक्वल्स टू P2 V2 रेज टू गामा। हमको फाइंड क्या करना है, कंप्रेस टू हाफ ओरिजिनल वॉल्यूम, यहाँ पे फ्रैक्चर ऑफ व्हाट फैक्टर डज द प्रेशर, फैक्टर मतलब क्या हो गया, हम इसको फाइनल बाय इनिशियल निकाल सकते हैं। सो आई कैन राइट इट एज P2/P1, तो ये हो जाएगा V1/V2 रेज टू गामा। दिस P2/P1 एज इट इज, V1 is V and this is V1/2, this is 1.4, means it will be 2 raised to 1.4। अब डायरेक्टली हम ऐसे सॉल्व तो कर नहीं सकते, तो हम लॉग ले लेते दोनों साइड। इट इज़ P2/P1, ये 1.4 log ऑफ 2 हो जाएगा। सो 1.4 हम log ऑफ 2 फाइंड करेंगे, यू विल हैव 0.3010। मैंने एक्सप्लेन किया पहले, तो भी डाउट होगा तो लॉग मुझसे सीख लेना वापस। दिस विल बी 0.4214, ये हो गया log ऑफ P2/P1। अब अगर मुझे P2/P1 फाइंड करना, तो इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 0.4214, मीन्स यू विल हैव, इसको सॉल्व करेंगे तो 2.64 अप्रॉक्स, इट इज़ P2/P1। ये फ्रैक्शन वैल्यू हुई, इतना चेंज आएगा इसमें। कम टू द नेक्स्ट वन। इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ गैस एडियाबैटिकली, देखो यहाँ पे प्रोसेस एडियाबैटिक बोल दिया है, मतलब नो एक्सचेंज ऑफ हीट, फ्रॉम एन इक्विलिब्रियम स्टेट A टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट B। चलो यहाँ पर देख लो, ये सबसे पहले स्टेट A है, इस स्टेट A से स्टेट B में जाना है हमको। ओके, नाउ सबसे पहले क्या, यहाँ पे फर्स्ट केस है, एन अमाउंट ऑफ वर्क इक्वल टू दिस जूल डन ऑन द सिस्टम। हमने सिस्टम पे वर्क किया है, मतलब W माइनस हो जाएगा एंड दिस विल बी 22.3 जूल ऑफ एनर्जी। इफ द गैस इज टेकन फ्रॉम, अब दूसरे कंडीशन बता रहा है कि सपोज ऐसे नहीं, हम दूसरी तरह से अगर लेके गए होते इसको, देखो यहाँ पे वर्क डन ऑन द सिस्टम, हमने वर्क किया है इसके ऊपर। तो दूसरी कंडीशन क्या है, A to B वाया प्रोसेस इन विच द नेट हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। देखो यहाँ पे इतनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, ये बताया, पहले वाले में इतना वर्क हमने किया था। तो जब यहाँ से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है Q अमाउंट का, तो एनर्जी एब्जॉर्ब इट इज़ 9.35 कैलोरी। तब हाउ मच इज नेट वर्क डन बाय द सिस्टम इन द लेटर केस, यानी सेकेंड वाले केस में कितना होगा। तो इसको हम केस वाइज सॉल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले केस 1, केस 1 में क्या हुआ, वर्क डन ऑन द सिस्टम है। सो वर्क डन
ऑन द गैस, तो क्या हो जाएगा, implies that this work will be minus, so it is 22.3 जूल। हमारे पास फॉर्मूला एज डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, अब सिर्फ क्यू भी लिख सकते हो। कोई भी एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं हुई है, कोई भी एनर्जी बाहर से नहीं आई है, ज़ीरो ही है। यहाँ पर इट इज़ डेल्टा यू एंड दिस विल बी 22.3, मीन्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी मिलेगा 22.3 जूल। ये मीनिंग क्या शो करता है कि स्टेट ए से स्टेट बी में आने पर इतनी चेंज इन एनर्जी मिलती, चाहे जैसे भी आवे। इंटरनल एनर्जी में इतना चेंज होता है, चाहे जैसे लाओ आप, फर्स्ट केस में से लाओ या सेकंड केस से लाओ। अब हम आते हैं केस 2 में। केस 2 में क्या हुआ है, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी दी है यहाँ पर, इट इज़ 9.35 कैलोरी में है, चेंज कर देता हूँ 9.35, यहाँ पे हिंट दिया देखो इधर, इट इज़ 4.19, सो दिस इज़ 4.19। हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, इट इज़ इन जूल 39.2 जूल अप्रॉक्स। चलो अब फॉर्मूला एज डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। यहाँ पे एनर्जी तो एब्जॉर्ब हुई है 9.35, डेल्टा यू बात हो गई कि ये इसका चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, स्टेट ए से स्टेट बी में आए चाहे जैसे आए, किसी भी आइडिया से आए, पर इतना चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो होगा। तो वर्क कितना हो गया, नेट वर्क, सो इट इज़ डेल्टा डब्ल्यू 9.35 माइनस में बोलो कितना माइनस यहाँ पर, सर इट इज़ नॉट 9.35, इट इज़ 39, माय मिस्टेक। This is 39.2, so it is 39.2 minus 22.3, so the net work done it will be 16.9 जूल। मीन्स यहाँ पे देख लो पॉजिटिव है, तो वर्क डन बाय द गैस हो गया, एक्सपांशन शो कर रहा है कि ये एक्सपांड हुआ। नेक्स्ट वन 12.6, two cylinders A and B of equal capacity are connected to each other। तो यहाँ पे दो सिलेंडर है A and B, दोनों की कैपेसिटी भी एक जैसी है। वाया स्टॉप कॉक, यानी यहाँ पर हमने एक ऐसा नॉब लगा के रखा है जो बंद है, तो कोई भी एयर पास नहीं, खोल देंगे तो एयर पास हो पाएगी एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में। A contains a gas at standard temperature and pressure, मतलब एटमॉस्फेरिकल प्रेशर पे है। B is completely evacuated, मतलब वहाँ पे कोई प्रेशर होगा ही नहीं। The entire system is thermally insulated, मतलब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। The stopcock is suddenly opened, answer the following, इन सब के आंसर्स देने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। यहाँ पे सिचुएशन देख लो कैसी हो रही है। सिलेंडर की बात की, हम दोनों सिलेंडर बना लेते हैं। चलो पहले एक सिलेंडर ये, हम दूसरा सिलेंडर भी साइड में बना लें, कनेक्शन भी दिखाना दोनों का। ये सेकंड सिलेंडर देखो, इसको इनिशियली किससे कनेक्ट करके रखा हुआ भाई, हम एक पाइपिंग कर देते हैं इसके बीच में। लेकिन इसको यहाँ पर बंद कर रखा है हमने। गैस इनिशियली सिर्फ इस कंटेनर में है, लाइक दिस। अब क्या होगा, अभी इसको क्लोज रखा है, जब ओपन करेंगे तब सीन क्या बनता है वो चेक कर लेते हैं। तो जैसे आप इसको ओपन करोगे देन कुछ गैस इसमें भी आ जाएगी। तो बहुत लॉजिक अगर देखें यहाँ पे सिंपल वे में, यहाँ पे प्रेशर P1, यहाँ पे वॉल्यूम V1, यहाँ पे प्रेशर P2, यहाँ पे वॉल्यूम V2।
यहाँ पे P1 डैश, यहाँ पे V1 डैश, ये कंडीशन हो गई। नाउ ये P2 डैश और ये V2 डैश। तो यहाँ पे प्रेशर कितना है, चलो P रख लिया, यहाँ पे वॉल्यूम कितना V है, यहाँ पे प्रेशर कितना, तो प्रेशर इज 0 इक्विड, कोई वॉल्यूम ही नहीं गैस का, गैस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन अब क्या होगा, अब स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते। चलो फर्स्ट क्या है, व्हाट इज द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस इन A एंड B। तो सिंपली कंडीशन क्या है बताओ उसके लिए, तो P1 V1 इज इक्वल्स टू, लगा दे कंडीशन, एज P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। तो अब P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 में अब न्यू प्रेशर न्यू वॉल्यूम सब कुछ निकालना है, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम दोनों का सिमिलर, पर प्रेशर हाफ हो जाएगा, गैस क्या करेगा, इक्वल वॉल्यूम में डिवाइड हो जाएगा दोनों तरफ। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता हूँ कैसे, कि दोनों कंटेनर के अंदर वॉल्यूम वैल्यू सेम हो जाएगी, दोनों उतना ही एक्वायर कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख दूँ इसको, हियर V1 डैश इज इक्वल्स टू V2 डैश, वो सिंपल V ही रहेगा, पर प्रेशर का क्या, न्यू, तो प्रेशर हो जाएगा हाफ वैल्यू, प्रेशर हाफ क्यों, अच्छा सॉरी सर माय मिस्टेक, यहाँ पे वॉल्यूम डबल हो गया ना, सॉरी हम इस वॉल्यूम की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम डबल हो गया गैस का, पहले जितना था वॉल्यूम एक्सपांड हुआ गैस के लिए। तो हम यहाँ पे 1 2 निकाल देते हैं, इससे कन्फ्यूज़न हो रही है, हम इसको कैंसिल कर दें, डायग्राम को सिर्फ रखते हैं समझने के लिए, ना डैश और ये सब में कन्फ्यूज़न आ जाएगी। चलो सी, तो प्रेशर की बात करनी है हमको कि पहले प्रेशर कितना था P1 और पहले वॉल्यूम कितना था, तो V1 V था, न्यू प्रेशर कितना है हमको नहीं मालूम है, हमने इसको P2 रख लिया, अगर चाहो तो इसको V1 रखते हैं चलो, और V2 कितना हो गया, वो डबल हो गया V1 का, पहले इतने वॉल्यूम की गैस थी, अब दोनों देख लो तो डबल हो गया वॉल्यूम, मीन्स आई कैन राइट द प्रेशर इज नाउ P1/2, प्रेशर हाफ हो गया, मीन्स दोनों में प्रेशर, न्यू प्रेशर इन बोथ द कंटेनर बिकम P/2। अब एटमॉस्फेरिकल प्रेशर था, मीन्स 1 atm/2 करो, मीन्स 0.5 atm दोनों में हो जाएगा। जस्ट अ मोमेंट, तो फर्स्ट हमने कंप्लीट किया। नाउ कमिंग टू द बी पार्ट, इसके बी पार्ट में क्या है, व्हाट इज अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, इसके इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज होगा। तो चलो लॉजिक स्टार्ट करना, सबसे पहले प्रोसेस कैसी है, आइसोथर्मल है, सो हियर ड्यू टू द आइसोथर्मल प्रोसेस, तो चेंज इन Q 0, या फिर कोई भी एनर्जी एब्जॉर्ब होगा नहीं, ये तो खत्म हो गई बात। प्रेशर इन सिलेंडर B एट इनिशियल कितना था, दैट इज 0, तो वर्क भी नहीं हुआ, कोई वर्क भी नहीं हुआ एक्सपांड करने के लिए, तो अपना फॉर्मूला डेल्टा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, तो सब कुछ 0 हो गया, मीन चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0, ये भी 0 है, ये भी 0 है। तो यहाँ पर गैस एक्सपांड हुआ अगेंस्ट 0 प्रेशर, कोई प्रेशर ही नहीं था वहाँ पर, तो यहाँ पर इसने एक्सपांशन के इसलिए कोई भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी नहीं। थर्ड नंबर पे आते हैं, व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द गैस, तो कोई चेंज नहीं, इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, एज इट इज। डी लास्ट, डू द इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ द सिस्टम लाइज ऑन इट्स PVT सरफेस। देखो यहाँ पर ये प्रोसेस इतनी फास्ट होगी तो इससे कोई ऐसा इंटरमीडिएट स्टेट को जैसे ही नॉब खोला फट करके भर जाएगा वो, मीन नो, ड्यू टू क्या लिख सकते हैं, बहुत फास्ट, ड्यू टू द रैपिड प्रोसेस। तो गैस का एक्सपांशन इतना फास्ट हुआ कि जिससे हम कह सकते हैं इसको कोई ऐसा इंटरमीडिएट स्टेट मिलता नहीं है। 7 नंबर,
स्टीम engine delivers this amount of work per minute। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे वर्क पर मिनट है, मतलब एनर्जी बात कर रहा है, टाइम के साथ दिया हुआ, तो हम चाहे जैसे लिखते हैं, लेकिन बस हमको वर्क वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। वर्क इज 5.4 10⁸ जूल in 1 minute and services 3.6 10⁹ जूल ऑफ हीट पर मिनट। यहाँ पर जो एनर्जी उसको मिल रही है जिस पे वो वर्क कर रहा है, दैट इज 3.6 10⁹ जूल, कितने में? इन 1 मिनट। तो दोनों 1 मिनट में है। फ्रॉम इट्स बॉयलर व्हाट इज एफिशिएंसी ऑफ द इंजन, हाउ मच हीट इज वेस्टेड। चलो यहाँ पर एज पहले एफिशिएंसी का बेसिक फार्मूला मालूम है, इट इज ईटा इज इक्वल्स टू W/Q1 की वर्क पर एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, सो इट इज 10⁸ 3.6 10⁹ कैलकुलेशन करते हैं, यू विल हैव 0.15, दैट मीन्स आई कैन राइट इट इज 15%। इसकी एफिशिएंसी परसेंटेज में भी निकाल दी हमने। वेस्टेज ऑफ कितना, तो Q2 जितना एब्जॉर्ब किया उसमें से वर्क में यूज़ कर लिया, तो Q1 है 3.6 10⁹ और W कितना है, तो 5.4 10⁸। देखो ये पावर में सेट करो, तो इसको 360 10⁸ कर दूँ, ये 5.4 10⁸ रहेगा, मीन्स 360 में से मैं 5.4 को माइनस कर दूँ तो पावर 10⁸ में आएगा। इसको माइनस करोगे तो कितना, अप्रॉक्स पावर 9 में कर दें तो भी चलेगा, 8 या 9 कुछ भी रखो, यहाँ पर पावर सेट कर देते हैं। दिस इज 3.6 10⁹ I can write it as 0.54 10⁹। अब अगर माइनस करते हैं तो कितना, दिस इज 60 एंड दिस इज 54 समझ लो, तो कितना हो जाएगा, इट विल बी अप्रॉक्स 3.1 अप्रॉक्स, अगर पॉइंट में एक डिजिट तक जाना है तब के लिए। सो दिस इज 3.1 10⁹, दिस इज इन जूल। इतनी एनर्जी का लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट वन, an electric heater supplies heat to a system at rate of this। देखो हीट एनर्जी का रेट हो गया मतलब पावर हो गई, है कि नहीं? तो अगर मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पर, तो आई कैन राइट पावर और सप्लाइड एनर्जी बोला हुआ है, एनर्जी सप्लाई, तो एनर्जी सप्लाई का मतलब क्या हो गया, द एनर्जी गिवन डेल्टा क्यू पर टाइम, सो आई कैन राइट पावर, इट इज 100 वॉट। परफॉर्म्स वर्क एट द रेट ऑफ, अब देखो वर्क का रेट दिया मतलब वो डेल्टा W/ΔT दिया है, सो दैट इज 75 जूल पर सेकेंड। ओके, एट व्हाट रेट द इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस, तो बहुत इजी है, एज डेल्टा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। मैं यहाँ पे रेट शो कर रहा हूँ, मतलब डेल्टा T से डिवाइड कर दूँ, तो ये वैल्यू तो गिवन है, दिस इज 100, ये हमको फाइंड करना है, ये भी गिवन है 75, मीन्स डेल्टा U बाई डेल्टा T इज इक्वल्स टू 25 जूल पर सेकेंड। इस रेट से ये चेंज करेगा। अब चाहो तो इसका यूनिट वॉट भी लिख सकते हो, दोनों राइट है। 9th नंबर, अ थर्मोडायनेमिक system is taken from an original state to an intermediate state by the line process shown in the figure। जैसे ये इसका इनिशियल है, अब देखो यहाँ पे एरो शो करके रखा, मतलब कैसे गया, सिस्टम को D से हम E तक लेके आए, फिर हम इसको E से कहाँ पर लेके आए, F पे लेके आए, फिर F से कहाँ पे गए, D पे लेके गए। अगर आप यहाँ पे सिस्टम को देखो शांति से तो क्या दिखेगा आपको, इधर जब ये D से E जा रहा है तो क्या हो गया, वर्क डन बाय द गैस, क्यों, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर। लेकिन जब E से F जाएंगे तो क्या हो जाएगा,
वर्क डन ऑन द गैस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है। तो वर्क डन ऑन द गैस हमेशा नेगेटिव और ये हमेशा पॉजिटिव, वर्क डन बाय द गैस। क्या फाइंड करना है हमको? इट्स वॉल्यूम इज देन रिड्यूस टू ओरिजिनल वैल्यू ऑफ ई टू एफ बाय एन आइसोबैरिक प्रोसेस, कैलकुलेट द टोटल वर्क। अब आप नोटिस करो यहाँ पे आपने क्या कांस्टेंट रखा है ई टू एफ में, ई से एफ जाने में क्या कांस्टेंट है? तो ये प्रेशर कांस्टेंट है। एफ से डी जाने में क्या कांस्टेंट लिया आपने? तो इसमें आपने वॉल्यूम कांस्टेंट लिया। लेकिन हमको सिर्फ डी टू ई टू एफ का ही वर्क फाइंड करना। देख लो आप, डी टू ई एंड ई टू एफ। तो सिंपल कैलकुलेशन है, ग्राफ के ऊपर से कैलकुलेट करेंगे अपने। टोटल वर्क डन बाय द गैस फ्रॉम डी टू ई टू एफ। तो W में दो पार्ट कर दूं यहाँ पर, एक तो D से E के लिए है बेटा, और दूसरा क्या है E to F है। स्टार्ट करते हैं, चलो। D से E के लिए अगर जाना है तो देखो वर्क होता है क्या? द वर्क इट इज़ नथिंग बट प्रेशर इनटू वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। तो यहाँ पे D से E के लिए अगर देखें तो यहाँ पर ग्राफ में क्या है, ये वॉल्यूम है, ये प्रेशर है। मैंने बताया था कि x एक्सिस y एक्सिस का प्रोडक्ट कब मिलता है? जब एरिया फाइंड करते हैं। तो अगर हम इसका एरिया फाइंड करें तो कैसे मिलेगा उसको देख लो। मैं इस सब चीज़ों को निकाल दे रहा हूँ, आपने कॉपी कर ही लिया होगा, आई होप सो। देखिए तो ये जब पोर्शन हम बोल रहे हैं यहाँ से यहाँ तक आने का, तो ये कितना पार्ट कवर अप करेगा? तो ये पूरा पार्ट कवर करेगा। यू कैन नोटिस हियर, ये वाला भी, ये वाला भी, ये सारा पार्ट यहाँ पे कवर कर रहा है। तो इतना पूरा एरिया निकालेंगे तो मुझे वर्क मिलेगा। किसके लिए मिलेगा वर्क? वर्क डन फ्रॉम डी टू ई। लेकिन जब ई से एफ की बात आती है, अब अगर देखो यहाँ से ई टू एफ की बात करता हूँ, तो ये कितना कवर करेगा? इतना कवर कर लेगा। और ये वर्क नेगेटिव होगा, मतलब पहले वाले वर्क में दूसरा वाला वर्क माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। डी ई में क्या बन रहा है? दैट इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। कौन सा था वो? डी ई था, फिर जी है, देख लो आप, डी ई, यहाँ पे जी लिख दूँ, यहाँ पे एच लिख दे रहा हूँ। चलो, दिस इज एच, और लास्ट में इसको एफ था, राइट ना? तो ट्रेपेजियम कितना बन रहा है? डी ई जी एच एफ डी पूरा। तो यहाँ पे डी ई जी एच एफ डी प्लस ये सेकेंड वाले की बात करें ई एफ के लिए, तो उसके तो क्या बन रहा था? एक रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या रेक्टेंगल? देख लो आप, ई जी एच एफ, ई जी एच एफ। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर ये एरिया ऑब्वियस माइनस हो जाएगा, तो मैं इसको माइनस कर दे रहा हूँ क्योंकि ये वर्क नेगेटिव ही आने वाला है। ओके, अब यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट में चलो। तो ये जब इसमें से इतना माइनस होएगा तो बचेगा क्या? तो सिर्फ इतना पोर्शन बचने वाला, डी ई और एफ डी, मतलब ये ट्राइंगल सिर्फ रह जाएगा। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पर? इट इज डी ई एफ। सिंपल 1/2 इट इज डी ई इंटू ई एफ हो जाएगा। अब देख लो यहाँ पे डी ई का वैल्यू क्या, इसको निकाल दें पहले। तो ये डी एफ इतनी वैल्यू और ये ई एफ इतनी वैल्यू। तो ये 600 माइनस 300 है और ये 5 माइनस 2 हो जाएगा,
So I can write this is 600 minus 300. This is 5 minus 2. Calculate करोगी, you will get 450 joule. Come to the last numerical. A refrigerator is to maintain eatable kept inside at 9 degree centigrade. जो कूलिंग पार्ट है, मतलब फ्रिज के अंदर की पार्ट है, उसका टेम्परेचर 9 डिग्री सेंटीग्रेड है. उसको हम Q2 रखेंगे. रेफ्रिजरेशन में उल्टा टेम्परेचर, मतलब हम इसको टेम्परेचर क्या शो करेंगे, T2. ये है 9 डिग्री सेंटीग्रेड, मीन्स 9 प्लस 273 कर दूँ मैं, तो कितना हो गया, 282 केल्विन हो गया. नाउ इफ रूम टेम्परेचर इज, अब रूम टेम्परेचर हायर हो गया तो आई कैन टेक इट एज T1. 36 डिग्री सेंटीग्रेड मीन्स 36 प्लस 273, तो कितना हो जाएगा, 309 केल्विन. कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस. सिंपल फॉर्मूला है, देखा है अपने थियरी में. सो दैट इज बीटा या अल्फा जो आप लिखो, that is T2 by T1 minus T2. Simple formula. T2 कितना, it is 282. This is T1 to 309 and here again 282. Calculation करिए, it is 282, नीचे subtraction में 27. Calculation करोगे then you will get it is 10.4 approx. ये इसका coefficient of performance है. So all numericals done.